नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और हम बात कर रहे थे टॉप 100 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ की, जो आपको आपके आने वाले 2021-2022 के एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगी। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपकी पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था के प्रश्न कवर कर दिए हैं। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। जापान का डेट्रॉयट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? नागोया, कोबे, ओसाका या फिर याकोहामा? तो भैया ये जाना जाता है नागोया। यह जापान के चुबू क्षेत्र का, जापान में एक क्षेत्र है चुबू, उस क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है। जापान के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। और भारत का जो डेट्रॉयट है वो है पीथमपुर, जो कि धार जिले के अंदर आता है, उसको कहा जाता है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? क्विटो, लासा, लीमा या फिर बोगोटा? तो इसका आंसर है भैया लाहसा। यह चीन में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की प्रशासनिक राजधानी है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या फिर कुश द्वीप? तो भैया इसका आंसर है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप का तात्पर्य संपूर्ण एशिया से है, जिसके अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका आदि का भूखंड आता है। ठीक, बात करते हैं चौथे प्रश्न की। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक फैला है? 100 मील, 200 मील, 300 मील, 400 मील? तो भैया इसका आंसर है 200 मील। UNCLOC के अनुच्छेद 76 के प्रावधानों के अनुसार किसी देश की अनन्य आर्थिक क्षेत्र उस देश की समुद्र तट रेखाओं से 200 समुद्री मील यानी 370 किलोमीटर तक विस्तारित होता है। बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। भैया ये पहला ही जो कथन है वो असत्य है। ठीक, भारत के 10.7% भाग जो है वो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, बात करते हैं छठवें प्रश्न की। सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान क्षेत्र, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमांत क्षेत्र, भारत और म्यांमार के बीच सीमांत क्षेत्र या फिर भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र? क्योंकि सियाचिन से जो है वो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम से क्या है न्यूज़ में रहा है। ठीक, तो बात करते हैं इसकी। भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है कौन? सियाचिन। यह काराकोरम की 5 बड़ी हिमानियों में से सबसे बड़ी हिमानी है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी हिमानी है कौन? सियाचिन ग्लेशियर। बात करते हैं सातवें प्रश्न की। पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं। किससे अलग करती हैं? चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान से या फिर बांग्लादेश से? तो इसका आंसर है भैया म्यांमार से। पटकाई पहाड़ियों में 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं: पटकाई बूम, गारो, खासी, जयंतियां और लुशाई पहाड़ियां। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? 10.7% पर, 18.6% पर, 27.3% पर या फिर 29.3% पर? तो भैया इसका आंसर है 27.7% पर। संपूर्ण भारत के 27.7% भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। बात करते हैं नौवें प्रश्न की। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? 10.7, 18.6, 27.7 या फिर 43%? तो इसका आंसर है भैया 43%। संपूर्ण भारत के 43% हिस्से पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। ठीक, बात करते हैं 10वें प्रश्न की। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? गुंटूर, कुर्नूल, नेल्लोर या फिर वारंगल? तो इसका आंसर है भैया कुर्नूल।
आंध्र प्रदेश के बड़े शहरों में से एक है कुर्नूल। तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। इस शहर को गेटवे ऑफ रॉयल सीमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, बात करते हैं 11वें प्रश्न की। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या फिर प्रायद्वीपीय पठार? तो भैया इसका आंसर है मालवा का पठार। मालवा का पठार राजस्थान व मध्य प्रदेश क्षेत्र में आता है। ठीक, यह पठार लगभग 81,767 किलोमीटर में फैला हुआ है। बात करते हैं 12वें प्रश्न की। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, रक्षा मंत्रालय या फिर भारतीय सर्वेक्षण विभाग? तो भैया इसका आंसर है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। इसका गठन 1767 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को संगठित करने हेतु किया गया था। यह सरकार के पुराने अभियांत्रिक विभागों में से एक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वो नाम कौन सा है? कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट या फिर कोरोमंडल तट? तो ठीक है, इसका आंसर है भैया कोंकण तट। उत्तरी भाग को कोंकण तट बोला जाता है, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आते हैं। मध्य खंड को करावली बोला जाता है। ठीक, और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सॉरी, मैंने आंसर इसका पहले दे ही देता हूं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, जैसा कि आप लोगों ने आंसर देख लिया है, हिमालय। ठीक, यह नवीन पर्वत श्रृंखला है और इसका निर्माण यूरोपीय प्लेट और भारतीय प्लेट के अभिसरण से हुआ है और ये हुआ था ट्रिशरी कल्प में। बात करते हैं 15वें प्रश्न की। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें क्या करूंगा, मैं आपका डायरेक्ट आंसर दे दूंगा, जिससे क्या होगा, आपके 4 प्रश्न भी कवर हो जाएंगे और आपका टाइम भी खराब नहीं होगा। ठीक, तो भैया इसका आंसर है पंजाब हिमालय है सिंधु तथा सतलज के मध्य। ठीक, कुमायूं हिमालय है सतलज तथा काली के मध्य। नेपाल हिमालय है काली तथा तीस्ता के मध्य। और असम हिमालय जो है वो तीस्ता तथा दिहांग के मध्य आता है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, 16वें प्रश्न की। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम? केटू श्रेणी, कृष्णागिरी, सागरमाथा या फिर राका पोशी? तो इसका आंसर है भैया कृष्णागिरी। यह काराकोरम किर्गिज भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है काली भुरभुरी मिट्टी, और पुराणों में इसका नाम कृष्णगिरी यानी काला पहाड़ दिया गया है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में दून, मर्ग, चौस या फिर बुग्याल एवं पयार? तो इसका आंसर है भैया चौथा, बुग्याल एवं पयार। यह हिमरेखा और वृक्ष रेखा के बीच का क्षेत्र होता है। ठीक, जो स्थानीय लोगों के लिए, पशुओं के लिए जो चारागाह का काम करता है और पर्यटक के आकर्षण का केंद्र होता है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या होगा? तो भैया इसका क्रम होगा आपका 3 4 2 1, मतलब पहले काराकोरम श्रेणी, ठीक, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी, फिर पीर पंजाल। बात करते हैं 19वें प्रश्न की। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल, रणज्योति तथा नाग टिब्बा, तीसरा लद्दाख तथा पीर पंजाल, या फिर चौथा मध्य हिमालय तथा शिवालिक? तो भैया इसका आंसर है धौलाधार और पीर पंजाल। कुल्लू घाटी को पृथ्वी पर देवताओं की उपाधि दी जाती है। ब्यास नदी इसमें मनाली से आगे बहती है और मनाली जो कि सबके सपनों का शहर है, हर कोई वहां जाना चाहता है, बहुत ही सुंदर शहर है, अभी हाल ही में होके आया हूं मैं। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? बिहार, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान? तो भैया गिरनार की जो पहाड़ियां हैं वो हैं गुजरात में। ठीक,
गुजरात के जूनागढ़ में स्थित पर्वत का नाम है गिरनार, और गिरनार की पहाड़ियों से भादस, रोहजा, शतरुंजी और घेलो नामक नदियां बहती हैं। बात करते हैं 21वें प्रश्न की, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? मेघालय में, मणिपुर में, त्रिपुरा में या फिर असम में? तो भैया इसका आंसर है मेघालय में। यहां रहने वाली जनजातियों के नाम पर इनके नाम गारो, खासी, जयंतिया रखे गए हैं। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, पचमणी, पारसनाथ या फिर महाबलेश्वर? तो इसका आंसर है भैया पारसनाथ। इसे ही शिखर जी जैनों के लिए पवित्र तीर्थ स्थल कहा गया है। ठीक, यहाँ जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया है। यह झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, धूपगढ़ चोटी स्थित है मेकल रेंज में, सतपुड़ा रेंज में, विंध्य रेंज में या फिर इनमें से कहीं नहीं? तो भैया इसका आंसर है सतपुड़ा रेंज में। धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। ठीक, और यह पूरे मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। और पचमणी इसी चोटी के निकट स्थित है। और पचमणी भैया बहुत शानदार शहर है। आप यदि एमपी के हैं तो जाके कभी देखें, बहुत मजा आता है वहाँ। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालिनी, नीलगिरी, विंध्याचल या फिर अरावली? तो इसका आंसर है पालिनी। यह भारत के तमिलनाडु में स्थित पर्वतमाला है। कोडाईकनाल तमिलनाडु में एक शहर है जो दक्षिण भारत का प्रमुख हिल स्टेशन है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है? अरावली पहाड़ियां, सतपुड़ा पहाड़ियां, राजमहल पहाड़ियां या फिर विंध्य पर्वत? इसका आंसर है सतपुड़ा पहाड़ियां। यह पहाड़ी नर्मदा और तापी के बीच राजपीपला, महादेव और मैकाल श्रेणी के रूप में विस्तृत है। ठीक, बात करते हैं 26वें प्रश्न की, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बारवा, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा या फिर एवरेस्ट? तो इसका आंसर है भैया नामचा बरवा। दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। ठीक, कौन? नामचा बरवा। हिमालय की नामचा बरवा हिमाल नामक पर्वतीय उप श्रृंखला का सदस्य है, मतलब एक मेंबर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, कलिम्पोंग और ल्हासा को, चंबा और स्पीति को या फिर अरुणाचल प्रदेश और ल्हासा को? तो इसका आंसर है भैया श्रीनगर और लेह को। यह हिमालय का प्रमुख दर्रा है। यह उच्च पर्वतीय दर्रा है जो लद्दाख के क्षेत्र में स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है नीति दर्रे से, लिपुलेख दर्रे से, लांपिया दर्रे से, बाड़ाहोती दर्रे से? तो भैया इसका आंसर है लिपुलेख दर्रे से। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 2 मार्ग हैं। कौन से? पहला लिपुलेख दर्रा जो कि उत्तराखंड में है, आप यदि इससे जाएंगे तो आपको 24 दिन लगेंगे। ठीक, और दूसरा नाथुला दर्रा है जो कि सिक्किम से होकर गुजरता है और यहां से आप जाएंगे तो आपको 21 दिन लगेंगे। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, पाल घाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? नीलगिरी और कार्डमन पहाड़ियां, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां, अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ियां, कार्डमम पहाड़ियां और पालनी पहाड़ियां? तो भैया इसका आंसर है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां। यह प्रायद्वीप भारत का प्रमुख दर्रा है। कौन सा? पाल घाट, जो केरल को तमिलनाडु व कर्नाटक से जोड़ता है। ठीक, बात करते हैं 30वें प्रश्न की, सूची 1 सूची 2 मतलब वही आ गया। तो भैया इसका मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है 4 1 2 3, मतलब ए का चौथा, बी का पहला और सी का दूसरा और डी का तीसरा, यानी माना दर्रा उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, जोजिला जम्मू कश्मीर और छिपकिला हिमाचल प्रदेश। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, हिमालय पार की नदियां हैं सतलुज, सिंधु, गंगा,
ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, गंगा। तो भैया इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। ठीक, ब्रह्मपुत्र की लंबाई है आपकी 3848 किलोमीटर, सिंधु की लंबाई है 3180 किलोमीटर और सतलुज की जो लंबाई है वो आपकी 1450 किलोमीटर है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक मानी जाती है? सोन, गंडक, हुगली या फिर दामोदर। मुझे लगता है इसका आंसर लगभग सभी को पता होगा, तो इसका आंसर है दामोदर। यह पश्चिम बंगाल व झारखंड में बहने वाली नदी है। इसके जल से महत्वाकांक्षी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना चलाई जा रही है और इसकी सहायक हैं कोनार, बोकारो और बराकर नदियां। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो निकलती तो अमरकंटक से हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? चंबल बेतवा, चंबल सोन, नर्मदा सोन, नर्मदा या फिर बेतवा। तो भैया इसका आंसर है नर्मदा और सोन। नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, और आपकी जो सोन है उसकी लंबाई है 780 किलोमीटर। यह पूर्व में बहकर बिहार के पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर नर्मदा। तो भैया इसका आंसर है गोदावरी। ठीक, गोदावरी की जो लंबाई है वो है आपकी 1465 किलोमीटर, कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर, कावेरी की लंबाई 805 किलोमीटर और नर्मदा की लंबाई मैंने आपको अभी बताया 1312 किलोमीटर। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, किसको? गोदावरी को। और यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, त्र्यंबक पहाड़ी से। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, सह्याद्री पहाड़ियां, गवालीगढ़ पहाड़ियां या फिर अमरकंटक पहाड़ियां। तो भैया इसका आंसर है आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण गंगा कौन? गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। ठीक, ये 805 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसके किनारे बसा शहर उसका नाम है तिरुचिरापल्ली। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर, उद्गम मंडल, खंडाला या फिर पचमढ़ी। तो भैया इसका आंसर है महाबलेश्वर। यह पश्चिमी घाट के पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है और कृष्णा की उपनदियों में प्रमुख है कुडाली, वेना, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है? तो भैया इसका आंसर है महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। यह राजमुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, गिर गई। अब चलें अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? ध्यान रखिएगा, नहीं मिलती है। केन, बेतवा, सोन या फिर चंबल। तो भैया इसका आंसर है सोन नदी। ठीक, सोने की नदी। सोन की सहायक नदी है रेहंद और इसकी जो लंबाई है वो आपकी है 784 किलोमीटर और उद्गम स्थल इसका है अनूपपुर जिले के अमरकंटक के पास है। ठीक, और यह गंगा की सहायक नदी है। कौन सी? सोन नदी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, जमुना, मेघना या फिर सांगपी। तो भैया इसका आंसर है मेघना। मेघना की सहायक नदी है बराक। ठीक, और गंगा की लंबाई है आपकी 2510 किलोमीटर और कहीं कहीं 2525 किलोमीटर भी आ जाता है। और ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो है आपकी 3848 किलोमीटर। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? विष्णुप्रिया, शिवनंदिनी, नारायणी या फिर बूढ़ी गंडक। तो भैया इसका आंसर है नारायणी। गंडक नदी की लंबाई भारत में 765 किलोमीटर है। यह भी बिहार में पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक भैया, मिल गई। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? माही, घग्गर, नर्मदा या फिर कृष्णा। तो भैया इसका आंसर है घग्गर। ये नदियां सागर तक नहीं पहुंच पाती हैं, मतलब ये जो नदियां हैं सागर तक नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक, राजस्थान में लूनी, मेड़ा, जोजरी, सूकरी और आपकी घग्गर नदी कालका के समीप से निकलकर हनुमानगढ़ में लुप्त हो जाती है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? चिनाब, राबी, व्यास या फिर झेलम। तो भैया इसका आंसर है झेलम। और जो अहमदाबाद है वो आपका साबरमती नदी के तट पर है, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। और जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक, और हैदराबाद जो है वो मूर्सी नदी के किनारे पाया जाता है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी या फिर स्वर्णरेखा। तो भैया इसका आंसर है ब्राह्मणी। भारत के उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है नगर, कौन सा? आपका राउरकेला। और यह जिले का मुख्यालय भी है। कौन? राउरकेला। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक महत्वपूर्ण कारखाना यहां भी स्थित है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। तो भैया इसका डायरेक्ट आप आंसर ले लो। ठीक, बैतूल में है ताप्ती नदी, जगदलपुर इंद्रावती नदी, जबलपुर नर्मदा नदी और उज्जैन में क्षिप्रा नदी। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। मेट्टूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा। तो भैया ये स्थित है तमिलनाडु में। यह कावेरी नदी पर बनाया गया है और यह 1934 में बनाया गया था। और यह मेट्टूर जल विद्युत परियोजना का अंग है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? राबी नदी, व्यास नदी, झेलम नदी या फिर चिनाब नदी। तो भैया इसका आंसर है राबी नदी। भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है कौन सा? थीन बांध। और यह पंजाब के पठानकोट जिले में राबी नदी पर बनाया गया है और यह 1999 में बनकर पूरा हुआ था और इसे रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसका आप आंसर डायरेक्ट ले लीजिए। कावेरी मेट्टूर बांध, कृष्णा अलमाटी बांध, नर्मदा सरदार सरोवर और चंबल गांधी सागर। मतलब एक साइड नदियां हैं, दूसरी साइड बांध है। ठीक, कावेरी मेट्टूर, कृष्णा अलमाटी, नर्मदा सरदार सरोवर और चंबल आपका गांधी सागर। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले में फिर यही है दोनों में, तो आप मेरे से डायरेक्ट इनका आंसर ले लीजिए। एक साइड है बांध और दूसरी साइड है राज्य। तो भैया तुंगभद्रा जो है वो है आपका कर्नाटक में। ठीक, और लोअर भवानी आपका तमिलनाडु में। ठीक, इदुक्की आपका केरल में और नागार्जुन सागर ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक, सूची 1 को फिर से वही क्वेश्चन आपका 49। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक साइड झीलें हैं, दूसरी साइड राज्य हैं। तो भैया आपके आंसर हैं ये। ठीक, भैया जो आपकी लोकटक झील है वो है मणिपुर की। ठीक, और आपकी जो पुलिकट झील है वो है तमिलनाडु की और जो लोनार झील है वो है महाराष्ट्र की। ठीक, और जो वुलर झील है वो है आपकी जम्मू कश्मीर की। ठीक, बात करते हैं 50वें प्रश्न की। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर उत्तराखंड। तो भैया इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। श्रीनगर की डल झील से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह आसपास के क्षेत्र में ज्वेल इन द रिंग के नाम से भी मशहूर है। ठीक, आपकी ज्वेल इन द रिंग जम्मू कश्मीर नागिन झील। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कयाल क्या है? तराई मैदान है, गंगा डेल्टा है, दक्कन पठार की रेगड़ है या फिर केरल के लेगून है। तो भैया इसका आंसर है केरल के लेगून। इसमें प्राकृतिक व कृत्रिम नहरों द्वारा जुड़ी 5 बड़ी झीलें जिनमें 38 नदियां जललाती हैं और यह केरल के आधे भाग पर विस्तृत है। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। सूची 1 सूची 2, मतलब एक साइड है जलप्रपात,
दूसरी साइड है नदियां। तो भैया इसका आंसर रहा ये। जोग जलप्रपात है आपका शरावती नदी पर, इसकी ऊंचाई है 253 मीटर। और शिव समुद्रम जलप्रपात है कावेरी नदी पर और इसकी ऊंचाई है 98 मीटर। और धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, इसकी ऊंचाई है 10 मीटर। और गोकक जलप्रपात जो कि गोकक नदी पर स्थित है, इसकी ऊंचाई है 52 मीटर। और अगला प्रश्न भी यही है। बात करते हैं 53वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कपिलधारा प्रपात गोदावरी नदी, जोग प्रपात शरावती नदी, शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी। तो भैया जोग प्रपात जो है वो शरावती नदी पर कर्नाटक में है, 253 मीटर इसकी ऊंचाई है, सही है। और शिव समुद्रम जो है वो कावेरी नदी पर है जो कि कर्नाटक में है और इसकी ऊंचाई 98 मीटर है, ठीक। लेकिन जो कपिल धारा है वो गोदावरी नदी पर नहीं है, ये है नर्मदा नदी पर और इसकी ऊंचाई है 100 मीटर जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? गोदावरी, कावेरी, दामोदर या फिर कोयना? तो भैया इसका आंसर है दामोदर। 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर नदी घाटी परियोजना अस्तित्व में आई। यह अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है, ठीक। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? बिहार उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल असम, पश्चिम बंगाल झारखंड या फिर झारखंड या मध्य प्रदेश? तो भैया इसका आंसर है पश्चिम बंगाल और झारखंड। मयूराक्षी नदी पर मयूराक्षी परियोजना बनी है, ठीक। और मयूराक्षी हुगली नदी की सहायक नदी है। बात करते हैं 56वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक साइड दी गई है परियोजनाएं, दूसरी साइड दिए गए हैं राज्य। जवाहर सागर जो कि राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर जो कि आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। और शिव समुद्रम जो कि केरल में है, ये गलत है भैया, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा शिव समुद्रम कहाँ है, शिव समुद्रम है कावेरी नदी पर कर्नाटक में, ठीक। शिव समुद्रम कहाँ है? कावेरी नदी पर है कर्नाटक में, ठीक। गांधी सागर जो कि मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही बात है, ठीक। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम केरल, ठीक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहले में दी गई हैं परियोजनाएं, दूसरी सूची में दिए गए हैं राज्य। तो ये लीजिए भैया आप इनका आंसर और अपना टाइम बचाइए और 4 प्रश्नों को कवर कीजिए। तो भैया मैटूर है तमिलनाडु में, जो कि सही बात है। मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में और हीराकुंड ओडिशा में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? अल बरूनी, अल मसूदी, अल अहमदी, इब्न खुर्दाद बेह? तो भैया इसका आंसर है अल मसूदी। ये 915 ईस्वी में गुजरात आए थे और ये इराक बगदाद के थे, ठीक। कौन? अल मसूदी साहब। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है स्थानीय झंझावात, लौटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या फिर पूर्वी विक्षोभ? तो भैया इसका आंसर है पश्चिमी विक्षोभ। शीतकालीन अवधि में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में मावठ कहा जाता है, ठीक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में वर्षा का औसत है 98 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर या फिर 138 सेंटीमीटर? तो भैया इसका आंसर है 118 सेंटीमीटर, ठीक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो भैया ये होती है क्या मालवा के पठार में, क्या छोटे नागपुर के पठार में, पूर्वी पहाड़ियों में या फिर कोरोमंडल के तट में? तो भैया इसका आंसर है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया है। यह नाम कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया है और यह क्षेत्र
चोल राजवंश द्वारा शासित है, मतलब चोल राजवंश वहां पर राज करते थे। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी, स्पेनिश, हिंदी या फिर आंग्ल? तो भैया इसका आंसर है अरबी। अरबी में इसे मौसम कहा जाता है। ठीक, भारत में मानसून, अरबी में मौसम। बात करते हैं अगले प्रश्न की, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? 23, 25, 33 या फिर 40? तो भैया इसका आंसर है 33%। लेकिन चिंता की बात यह है, समस्या यहाँ है कि देश के केवल 19.5% भाग पर ही वन हैं। लोगों ने अपनी विलासिताओं के कारण वनों को कम कर दिया है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1970 में, 81 में, 88 में या 91 में? तो भैया इसका आंसर है 1988। पहली वन नीति आई थी 1894 में, फिर उसे संशोधित किया गया 1952 में, दूसरी नीति आई, फिर संशोधित किया गया, तीसरी वन नीति 1988 में आई। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है? महात्मा गांधी हैं, विनोबा भावे हैं, के.एम. मुंशी साहब हैं या फिर जवाहरलाल नेहरू जी हैं? तो भैया इसका आंसर है के.एम. मुंशी। 1960 में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाने के लिए, पर्यावरण के प्रति अपना भाव व्यक्त करने के लिए तत्कालीन कृषि मंत्री के.एम. मुंशी द्वारा यह वन महोत्सव मनाया गया। ठीक, बात करते हैं 66वें प्रश्न की, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है? 2 साल, 3 साल, 5 साल या फिर 6 साल? तो भैया इसका आंसर है 2 साल। ठीक, इसकी स्थापना 1965 में की गई और 1981 में इसने अपना नाम FSOI रख लिया। ठीक, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। बात करते हैं अगले प्रश्न की, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? तो भैया ये की गई 1952 में। वनों से अधिकतम आय प्राप्त करना सरकार का प्रमुख लक्ष्य हो गया। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, 69वें प्रश्न की, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है कहाँ? मालाबार तट में, सुंदरवन में, कच्छ के रण में या फिर दंडकारण्य में? तो भैया इसका आंसर है सुंदरवन में। ज्वारीय वन डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में पाए जाते हैं। ये ज्वारीय वन जो हैं इन्हें ही मैंग्रोव वनस्पति बोला जाता है। बात करते हैं फूलों की घाटी की, कि फूलों की जो घाटी है भैया कहाँ है? केरल में है, जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड में है या फिर हिमाचल प्रदेश में है? तो भैया इसका आंसर है उत्तराखंड में। भारत का राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र के हिमालयी क्षेत्र के चमोली जिले में स्थित है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, शांत घाटी। अभी पढ़ी हमने फूलों की घाटी, अब आई भैया शांत घाटी। केरल में है, कर्नाटक में है, उत्तराखंड में है या फिर तमिलनाडु में? तो भैया इसका आंसर है केरल। यह पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। बात करते हैं 72वें प्रश्न की, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ या फिर शिवालिक पहाड़ियाँ? तो भैया इसका आंसर है नीलगिरी पहाड़ियाँ। भारत के पश्चिमी घाट की एक प्रमुख पर्वतमाला है नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक, और तमिलनाडु राज्य का प्रमुख पर्यटक स्थल है नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कौन सा? असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल? तो भैया ये है कर्नाटक, और तमिलनाडु में भी चंदन की लकड़ियां पाई जाती हैं। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित है चंडीगढ़ में, भरतपुर में, गुड़गांव में या फिर गांधीनगर में? तो भैया इसका आंसर है गुड़गांव में, जिसको अब गुरुग्राम भी बोला जाता है। भारत का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान है
कौन सा? सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य, जो हरियाणा के सुल्तानपुर गांव, फर्रुखनगर, दिल्ली से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, 75वें प्रश्न की। संकटापन्न रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चय है, कहाँ है? गहिरमाथा में, सागरमाथा में, लक्षद्वीप के द्वीपों में, या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो भैया इसका आंसर है गहिरमाथा में। ठीक, उड़ीसा में एक जगह है गहिरमाथा, वहीं ये ऑलिव रिडले टर्टल आते हैं। इन्हें प्रशांत ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं के नाम से भी जाना जाता है। ये मांसाहारी होते हैं। ठीक, और ये IUCN की रेड लिस्ट में अति संवेदनशील श्रेणी में आते हैं। बात करते हैं 76वें प्रश्न की। 2 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में दिए गए हैं आपको नेशनल पार्क और दूसरे कॉलम में दिए गए हैं आपको राज्य। तो भैया कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में पड़ता है आपको बताना है। पहला है बांदीपुर नेशनल पार्क, जो कि पड़ता है कर्नाटक में। ठीक, दूसरा बुक्सा टाइगर रिजर्व, जो कि पड़ता है पश्चिम बंगाल में। और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। और पेंच नेशनल पार्क, ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। तो ये रहा इनका डायरेक्ट आंसर। इसका डायरेक्ट आंसर देने से क्या होता है, आपके 4 क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे और आपका ऑप्शंस देखने में टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए, गवलों के लिए, पक्षियों के लिए, या फिर हाथियों के लिए? तो भैया ये फेमस है व्याघ्रों के लिए। 321 किलोमीटर में फैले इस अभ्यारण्य के पास ही बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। और इन दोनों उद्यानों को मोयार नदी, एक नदी है मोयार, वो इनको अलग करती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। फिर से आ गई भैया आपकी सूची 1, सूची 2, राष्ट्रीय वन मतलब राष्ट्रीय अभ्यारण्य और राज्य, तो आपको इसमें मिलाने हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन, जो कि है छत्तीसगढ़ में। ठीक, दूसरा नागरहोल राष्ट्रीय वन, जो कि है भैया कर्नाटक में। और कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य है आपका हिमाचल प्रदेश में। और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है आपका हरियाणा में। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। फिर से सूची 1, सूची 2, गिरवन है गुजरात में। ठीक, भरतपुर सेंचुरी, ये है आपकी राजस्थान में। और बांधवगढ़ सेंचुरी, ये है आपकी मध्य प्रदेश में, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है। ठीक, और काजीरंगा सेंचुरी, जो कि है असम में। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? 4, 5, 6, 8? तो भैया ये पाई जाती हैं 8 प्रकार की। ICAR के अनुसार 8 प्रकार की मिट्टियां, जिनमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक कमी है। ठीक, बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? जलवायु एवं संरचना की विविधता, संरचना व उच्चावच की विविधता, जलवायु एवं उच्चावच की विविधता, या फिर जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता? तो भैया इसका आंसर है जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। ठीक, अब बात करते हैं 82वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? लेटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी क्षारीय मिट्टी है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है और इस मिट्टी में चाय की कृषि भी की जाती है। तो भैया इसमें असत्य है कि यह एक क्षारीय मिट्टी है। ठीक, क्योंकि यह जो है एक अम्लीय मिट्टी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जिसका आंसर मैंने शायद पहले ही दे दिया है। हाँ, दिख रहा है, पहले ही दे दिया है। इंदिरा गांधी नहर निकलती है भाखड़ा बांध से, हरिके बांध से, पोंग बांध से, या फिर उकाई बांध से? तो इसका आंसर पहले ही दे चुका हूं मैं, हरिके बांध से। तो भैया ये निकलती है और जैसलमेर तक जाती है, और हरिके में ही ब्यास और सतलज नदी आपस में मिलती हैं। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है? सरहिंद नहर, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, या फिर पूर्वी कोसी नहर? तो भैया इसका आंसर है इंदिरा गांधी नहर। यह राजस्थान की प्रमुख नहर है। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। राजस्थान की मरुगंगा भी इसको
कहा जाता है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। नकदी फसल में शामिल नहीं है गन्ना, कपास, जूट या फिर गेहूं। तो भैया इसका आंसर है गेहूं। वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है उसे नकदी फसल कहते हैं। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो भैया इसका आंसर है गुजरात। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है वाराणसी में, लखनऊ में, मैसूर में या फिर बंगलुरु में। तो इसका आंसर है वाराणसी में। ICAR नई दिल्ली का घटक संस्थान है। इसकी स्थापना 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी 1992 में। बात करते हैं 88वें प्रश्न की। निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित किया गया है? त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड। तो भैया इसका आंसर है सिक्किम। भारत के पूर्वोत्तर में स्थित पर्वतीय राज्य है और इसका जो आकार है वो एक अंगूठे की तरह है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर बायो गैस। तो भैया इसका आंसर है बायो गैस। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं और जो गैर परंपरागत स्रोत हैं वो असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जैसे सूरज की रोशनी है, हवा है। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहले में दिए हैं आपके परमाणु शक्ति केंद्र और दूसरे में दिए हैं आपके राज्य। आपको बताना है कि सही कौन से हैं। ठीक, बात करते हैं अब उत्तर की। तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र ये है भैया महाराष्ट्र में, रावत भाटा है आपका राजस्थान में, काकरपारा है आपका गुजरात में और केगा है आपका कर्नाटक में। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है कृष्णा नदी पर शिव समुद्रम, शरावती नदी पर महात्मा गांधी, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम या फिर सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना। तो भैया इसका आंसर है कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना और यह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहले में दिए हैं आपके खनिज और दूसरे में दिए हैं आपके राज्य और ये रहा आपका आंसर। ठीक, अभ्रक जो है वो आंध्र प्रदेश, सही है। मैग्नीज जो है वो है उड़ीसा, तांबा जो है वो है मध्य प्रदेश और सोना जो है वो भैया कर्नाटक। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? मनावल कुर्ची, गौरी बिदनूर, वाशी या फिर जादूगोड़ा। तो भैया इसका आंसर है जादूगोड़ा। यह भारत के झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा में स्थित है और यह 1967 से कार्य कर रही है। ठीक, और यूरेनियम की प्रथम खान है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम, यूरेनियम, लौह अयस्क या फिर कोयला। तो भैया इसका आंसर है पेट्रोलियम। अंकलेश्वर भारत के गुजरात राज्य के भरूच जिले में स्थित एक नगर है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं किया गया है? ठीक, कोयला सिंगरौली, लौह अयस्क कुंद्रेमुख, तांबा खेतड़ी, मैग्नीज कोरापुट। तो भैया इसका आंसर है मैग्नीज कोरापुट। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस या फिर रशिया। तो भैया इसका आंसर है ब्रिटेन। यह कोलकाता से 158 किलोमीटर दूर दामोदर के किनारे स्थित है। क्या? दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? यूके, यूएसए, रशिया या फिर जर्मनी। तो भैया इसका आंसर है रशिया। यह छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसकी स्थापना 1975 में रूस की मदद से की गई थी और उस टाइम पे रूस नहीं था, रूस था सोवियत यूनियन, मतलब USSR। ठीक, और एक टाइम पे क्या हुआ था, अमेरिका भी हमारे विरोध में खड़ा
हो गया था 1971 के टाइम पे, लेकिन रूस ने बोला नहीं भाई, अपना हाथ नहीं लगना चाहिए इसको। बात करते हैं 98वें प्रश्न की। सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में दिए गए हैं उपनाम और दूसरी में दिए गए हैं आपको वो शहर जिनको ये बोला जाता है। ठीक, बात करते हैं पहले की। पूर्व का बोस्टन, ये बोला जाता है भैया अहमदाबाद को। ठीक, सूती वस्त्रों की राजधानी हमारी मुंबई, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है मशीनी औजार, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग या फिर अखबारी कागज। तो भैया इसका आंसर है अखबारी कागज। एमपी के बुरहानपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और इसमें उत्पादन 1950 से शुरू हुआ है। ठीक, बात करते हैं 100वें प्रश्न की और आज के हमारे आखिरी प्रश्न की। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसका आंसर मैंने पहले ही दे दिया है और जानबूझकर दिया है क्योंकि जिससे आपका टाइम खराब ना हो और आपके 4 जो क्वेश्चन हैं वो हल हो जाएं। ठीक, नून माटी मतलब पहले में दी है तेल शोधन शालाएं और दूसरी सूची में दिए गए हैं राज्य। नून माटी भैया ये पड़ती है असम में, कोयली गुजरात, मंगलौर कर्नाटक और पानीपत हरियाणा। तो भैया आज का वीडियो करते हैं हम यही समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें ना करें शेयर जरूर कर दें। ठीक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।